गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। मैं आशीष सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय आशीष सिंह में। आइए, आज की हमारी टॉपिक है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्रंथि किसे कहते हैं? देखिए, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पैराथायराइड ग्लैंड सबसे पहले जानते हैं पाई कहां जाती है। तो कंप्लीटली और पार्शियली इम्बेडेड इन द डार्सल सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो इसकी लोकेशन होती है, लोकेशन क्या होती है कि पार्शियली, ये लोकेशन की बात है, लोकेशन की बात है, पार्शियली और कंप्लीटली एम्बेडेड इन द डार्सल सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड। मैंने पहले ही बताया था आपको कि थायराइड ग्लैंड हमारे नेक रीजन में होती है। तो देखिए, ये हमारा एंटेरियर इंड है और पैर वाला पोर्शन पोस्टेरियर इंड है, और पीठ वाला पोर्शन हमारा डॉर्सल सरफेस कहा जाता है, पेट वाला वेंट्रल सरफेस कहा जाता है। तो अगर हम ऐसे लेट जाएं तो हमारा नीचे का भाग ये होगा, तो ये वेंट्रल सरफेस हो गया, लेकिन थायराइड के ये पिछले पोर्शन पे पाई जाती है, इसीलिए डार्सल सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड होती है। और ये चारों कोनों पर, मैंने पहले ही आपको बताया था कि चारों कोनों पर ये उपस्थित होती है, और इनकी संख्या 4 होगी। इनकी संख्या यानी टोटल नंबर इज 4, 4 होगी। किसी किसी बुक ने मेंशन किया है कि यह 2 पेयर होती है, तो हम सीधे सीधे जान ले इनकी संख्या 4 होती है। यह सभी वर्टिब्रेट में पाई जाती है। वर्टिब्रेट की बात करें तो ऐसे प्राणी, ऐसे जंतु जिसमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है, उसे वर्टिब्रेट कहते हैं। तो सभी वर्टिब्रेट में प्रेजेंट होती है, लेकिन ये फिश में यानी मछली में यह अनुपस्थित होती है, मछली में नहीं होती है। आइए और जानते हैं कुछ। मैंने पहले आपको बताया था कि हमारे थायराइड ग्लैंड में, जो थायराइड ग्लैंड की मुख्य होती है, उसे हम फॉलिकुलर फॉलिकुलर सेल कहते हैं, और जो इनके बाहर बाहर पाई जाती है उसको पैरा फॉलिकुलर कहते हैं। जो बाहर बाहर पाई जाती है उसको पैरा फॉलिकुलर कहते हैं। तो पैरा फॉलिकुलर से पैराफॉलिकुलर सेल से कैल्सीटोनिन यानी थायरोकैल्सीटोनिन, थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जो एंटागोनिस्ट टू पीटीएच होता है। देखिए, पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथार्मोन हार्मोन निकलता है। इसे कौन सा हार्मोन निकलता है? पैराथार्मोन हार्मोन, हार्मोन पैराथार्मोन हार्मोन होता है। इसे शॉर्ट में पीटीएच कहते हैं। पैराथार्मोन हार्मोन को हम शॉर्ट में पीटीएच कहते हैं। आइए, पीटीएच क्या करता है उसकी चर्चा भाई हम आगे करेंगे। पैराथायराइड ग्लैंड्स जो होती है उसमें 2 प्रकार की सेल होती है। उसमें कितने प्रकार की सेल होती है? चीफली 2 टाइप्स ऑफ सेल होती है। यानी पहला चीफ सेल होता है और दूसरा ऑक्सीफिल सेल होता है। चीफ सेल और ऑक्सीफिल सेल होता है। तो जो इस हार्मोन का, कौन से हार्मोन का? पैराथार्मोन का सिक्रीशन करती है, वह चीफ सेल होती है। ऑक्सीफिल के बारे में अभी तक, जिसे हम कहते हैं कि रहस्यमयी बात है, इसके बारे में कंफर्म कोई नहीं बताया है इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, इसका मेन काम क्या है। बस ये है कि ये उम्र के साथ बढ़ता जाता है। ये सेल उम्र के साथ बढ़ता जाता है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। देखिए, चीफ सेल्स आर मेजर सिंथेसाइजर ऑफ पैराथार्मोन हार्मोन, यानी जो चीफ सेल होती है वो सिंथेसिस करती है पैराथार्मोन हार्मोन की। इसे हम पैराथायराइड हार्मोन भी कहते हैं, या इसे ही हम कोलिप्स हार्मोन यानी कोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं, कोलिप का हार्मोन भी कहते हैं। आइए, अब हम देखते हैं कि इनसे जो पैराथार्मोन हार्मोन निकलता है उसका कार्य क्या है। आइए, अब देखते हैं हम कि ऑक्सीफिल सेल से क्या होता है और पैराथार्मोन हार्मोन का कार्य क्या है। देखिए, ऑक्सीफिल सेल का जो फंक्शनल स्ट्रेस हमारी बॉडी का होता है, उस समय ये इन लार्ज कंडीशन में होती है। बस इसके बारे में यही बताया गया है बुक में कि जब स्ट्रेस कंडीशन में हम होते हैं तो हमारी उम्र के साथ इसकी भी संख्या या इसका भी आकार जो है कि बढ़ता जाता है। पैराथार्मोन हार्मोन का क्या काम है? दे रेगुलेट
यानी पीटीएच रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट लेवल इन द बॉडी। ये कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब कराता है और फास्फेट को रिलीज आउट करता है। यानी देखिए, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट, इट प्रोमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द फूड इन इंटेस्टाइन। जब हमारे शरीर में, आहार नाल में हमारे जब भोजन आता है तो उसमें से ये रीएब्जॉर्ब या रीएब्जॉर्प्शन अलग होता है, एब्जॉर्प्शन अलग होता है। एब्जॉर्ब कराने में सहायता करता है एंड इट एसिलरेट एलिमिनेट ऑफ फास्फेट इन यूरिन, और हमारे पेशाब के द्वारा फास्फेट को बाहर निकालने में मदद करता है ये। अच्छा, कैल्शियम का लेवल, ये जो मैं लेवल लिखा हूं 9 से 10.5, किसी किसी बुक ने मेंशन किया है 11 मिलीग्राम तक ये होता है। यानी 10 से 11, किसी किसी बुक ने मेंशन किया 10 से 11 मिलीग्राम होता है, किसी किसी बुक ने मेंशन किया कि 9 से 10.5, 10.5 मिलीग्राम तक ये होता है। ये हमारे शरीर में करता क्या है? पीटीएच की बात कर रहा हूं अभी, कैल्शियम की बात अभी बाद में करूंगा। ये हमारे शरीर में क्या करता है? पीटीएच हमारे ब्लड में घटे हुए कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कराता है, यानी बढ़ाता है। अच्छा, कहां से बढ़ाएगा? बढ़ाएगा कहां से, अभी मैं बता रहा हूं आपको। और पोटेशियम को यानी पी को यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देता है। कैल्शियम और फास्फोरस को, सॉरी पोटेशियम मैंने कह दिया, फास्फोरस को यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। या बोन से कैल्शियम को निकालेगा, यानी जो लंबी हड्डियां होती हैं, लंबी हड्डियां हमारे शरीर में होती हैं, उनसे खींच करके लाएगा और ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करेगा। अगर कमी हो जाती है तो उसके लेवल को मेंटेन करेगा। पीटीएच की अधिकता से, अब रोग देखिए, अब यहां से रोग शुरू कर रहा हूं कि पैराथार्मोन हार्मोन के द्वारा कौन कौन सा रोग हो सकता है। तो हमारे सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिजीज होता है, और यहां पर देखिए ऑस्टियोपोरोसिस की मैंने चर्चा की है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि पीटीएच के अधिकता से, यानी हाइपर कंडीशन जब होगी, हाइपर कैल्सीमिया या इस प्रकार से जो कंडीशन होगी, या पीटीएच की अधिकता से, बोन से कैल्शियम ज्यादा मात्रा में ब्लड में आ जाते हैं, तो बताओ बोन कमजोर हो जाएगी कि नहीं? कमजोर हो जाएगी, और जिसके कारण हड्डियां टूटने लगती हैं, और इसे ही हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का सामान्य देखिए, सामान्य डेफिनेशन क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ बोन, यानी हड्डियों का कमजोर होना, और इसके कारण हड्डियां टूटने लगती हैं। ये कब? देखिए, ये हाइपर कैल्सीमिया, यानी ब्लड में हाइपर कैल्सीमिया क्या होगा? जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कहां से बढ़ेगा? हड्डियों से निकाला जाएगा, उसको खींच करके बढ़ेगा। अब एक कंडीशन होती है कि अगर कम हो जाए तो क्या होगा? आइए हम आगे जानते हैं कम हो जाए तो क्या होगा। आइए, कमी से कौन सा रोग होता है? पीटीएच की कमी से मुख्य रूप से टिटैनी होता है। देखिए, टिटैनी एक कंडीशन है, हालांकि ये टिटनस से ही संबंधित है कि टिटनस में धनुकबाई होता है, मसल्स ऐंठ जाती है। उसमें टिटनस जो रोग होता था उसमें मसल्स में ऐंठन आ जाती है। इसमें क्या होता है? देखिए, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म रिजल्ट इन हाइपोकैल्सीमिया। जब हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। स्केलेटल मसल फेल टू रिलैक्स कॉजिंग टिटैनी। स्केलेटल मसल जो होती है वह रिलैक्स करने में फेल हो जाती है। देखिए, जैसे ऐसे हाथ है हमारा, तो हम चाहे ऐसे करें, चाहे ऐसे करें, चाहे ऐसे करें, हमारा मसल्स इस समय रिलैक्स मोड में आ जा रहा है। अब अगर यही मसल्स रिलैक्स कंडीशन में ना आए तो उसे टिटैनी कहते हैं। मेरे हाथों की कंडीशन को देखेंगे, जो देखिए, जो हमारा हाथ है ऐसे हुआ, अगर ऐसे हुआ तो ये ऐसे ही रह जाएगा, मतलब ये इस कंडीशन में नहीं आएगा। बार बार जो है कि आपका हाथ इस प्रकार से हो जा रहा है अगर, तो टिटैनिक कंडीशन, यानी कैल्शियम का लेवल आपके बॉडी में बहुत कम है। एक और डिजीज के बारे में आपको बता देता हूं, ऑस्टियाइटिस, यानी ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, इसे सिस्टिक फाइब्रोसा भी कहते हैं। यह जानते रहिए, ऑस्टिक शब्द जो लिया गया है आगे, ऑस्टिक मीन्स बोन होता है, इसीलिए बोन की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। आइए देखिए, तो इसीलिए ऑस्टाइटिस, यानी आइटिस का क्या अर्थ हुआ? मैंने पहले बताया, आइटिस का मतलब इंफ्लेमेशन होगा, कि जब दर्द, जलन, सूजन हो और वो अपना काम ना करे,
फाइब्रोसा मीन्स फाइबर लाइक, फाइब्रोसा मीन्स क्या होगा, फाइबर लाइक, यानी धागे जैसी संरचना हो जाएगी। सिस्टिका, सिस्ट बन सकता है उसमें, सिस्ट बन सकता है, यानी फाइबर हो जाएगा, सिस्ट हो जाएगा। क्या कंडीशन होगी, हाइपर पैराथायराइडिज्म से, यानी जब पीटीएच की अधिकता होगी तो यह ज्यादा चला आएगा, मतलब उतार लेगा उससे कैल्शियम और ब्लड में बढ़ा देगा, तो उस समय हमारी हड्डी गल सकती है, धागे जैसी हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी हड्डियां हैं, देखिए जो हमारी हड्डियां हैं इनसे कैल्शियम ज्यादा मात्रा में खींच लिया जाएगा, तो यह हड्डी क्या हो जाएगी, पहले ऐसे हम मान लीजिए, अब यह हड्डी गल गई, गल गई माने ये देखिए पतली कंडीशन में हो गई, तो ये बहुत पतली हो गई, धागे जैसी हो जाती है, इसीलिए इसे ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका कहते हैं। सामान्य भाषा में अगर दो लाइन में हम जानना चाहें तो हम ऐसे जान लें कि पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से हमारे हड्डी और दांत कमजोर पड़ जाएंगे, और इसकी अधिकता से हड्डी और दांत गल जाएंगे। देखिए गल गए, गल गए तो इसे ही हम क्या कहें, ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, या सिस्टिक फाइब्रोसिस भी हम कह देते हैं। आइए, फाइबर लाइक हो गया। अब देखिए मैं यहां पर इस चित्र के माध्यम से बताया हूं, चित्र के माध्यम से बताया हूं कि कैसे हमारे बॉडी में कैल्शियम का फॉर्मेशन होता है। तो विटामिन वाले चैप्टर में जब मैं विटामिन पढ़ाया हूं, उसको आप देखना चाहे तो फिर से देख सकते हैं। विटामिन डी जो होता है वह कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार होता है, और मैंने बताया कि सारे विटामिन हमको भोजन से प्राप्त होते हैं, एक विटामिन हमको बाहर से मिलता है, वह सूर्य के प्रकाश से मिलता है, सनलाइट से मिलता है, उसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसीलिए उसका नाम कैल्सीफेरॉल रखा गया। क्यों कि कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करेगा तो हमारे दांत और हड्डी अच्छे से मजबूत रहेंगे। आइए देखिए, तो सबसे पहले सनलाइट, सूर्य का प्रकाश जब हमारी स्किन पर पड़ता है, तो ये जो लाइन मैंने बनाई है ये स्किन की बनाई है, जब हमारे स्किन पर पड़ता है तो हमारा स्किन एक केमिकल तैयार करता है जिसे हम 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कहेंगे, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कहेंगे। अब ये बाद में फिर कोलीकैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये कहां हो रहा है, हमारे स्किन में हो रहा है, कोलीकैल्सीफेरॉल में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, फूड के माध्यम से भी हम इंटेक करते हैं, फूड के माध्यम से इंटेक करते हैं, और ये जब पहुंचता है लीवर में, ये भी यानी कोलीकैल्सीफेरॉल भी जब कहां पहुंचते हैं, लीवर में पहुंचते हैं, तो लीवर उनको कन्वर्ट कर देता है, यानी विटामिन डी का संश्लेषण हमारा लीवर भी करता है। आइए, तो ये किसमें बदल जाते हैं, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन हम कह लें, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन कह लें, उसमें बदल जाता है। और जब यह हमारे किडनी में पहुंचते हैं, रक्त के माध्यम से कहां पहुंचेंगे, किडनी में पहुंचेंगे, तो यह 125 डी हाइड्रोक्सी विटामिन D3 यानी D3 में कन्वर्ट हो जाता है या बन जाता है, इसे ही हम कैल्सीट्रियाल कहते हैं। अब हम जानते हैं कि कैल्शियम का कार्य क्या है, कैल्शियम का कार्य क्या है, अब हम ये देखते हैं कि हमारे बॉडी में कैल्शियम क्या करता है। पैराथार्मोन हार्मोन के बारे में आपने जाना, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में जाना। अगली टॉपिक हमारी होगी एड्रिनल ग्लैंड, जो बहुत महत्वपूर्ण होगी और हर जगह पूछी जाने वाली टॉपिक है। चलिए मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताता हूं कि कैल्शियम का काम हमारे शरीर में क्या होता है, हम ये जानते हैं। तो मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको कि कैल्शियम बीबी का मन नियंत्रित करता है। देखिए जानने के लिए है, हम तमाम फार्मूले और ट्रिक आपको दिए हैं, और यह मैं बता रहा हूं कि कैल्शियम बीबी, हालांकि मैं ऐसे लिख देता हूं तो आप समझ जाएंगे, बीबी का मन नियंत्रित करता है, बीबी का मन नियंत्रित करता है। देखिए इसमें दो बी हैं, एक बी एक बी,
चलिए अभी अभी मैं पहले इसको कर दूं, एक बी एक बी। यहां मन से और नियंत्रण से, देखिए एक बी से बना यानी ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। दूसरे बी से मैं बना रहा हूं बोन फॉर्मेशन, अभी मैं समझा रहा हूं बोन फॉर्मेशन। तीसरे से मन से, देखिए म से मसल यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन। और नियंत्रण से देखिए नी से हम नर्वस सिस्टम को याद कर लेंगे, नर्वस कोऑर्डिनेशन, सिस्टम नहीं नर्वस कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। देखिए ब्लड क्लॉटिंग में भी कैल्शियम जिम्मेदार होता है, अगर कैल्शियम आयन न रहे तो ब्लड क्लॉटिंग होना मुश्किल हो जाता है। जो फाइब्रिनोजेन होता है वह फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन प्रोटीन की उपस्थिति में जो फाइब्रिनोजेन होता है वह फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है और हमारा रक्त जम जाता है। तो कैल्शियम वहां पर जरूरी हो जाता है, बिना कैल्शियम के ब्लड का क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का नहीं जम सकता, यह जानते रहिए। यानी यह रक्त का थक्का जमाने में जिम्मेदार होते हैं। बोन फॉर्मेशन, अभी अभी आपने जाना कि बोन के लिए कैल्शियम बड़ा ही जिम्मेदार है। अगर कैल्शियम उतार लिया जाएगा तो हड्डियां कमजोर होकर टूटने लगती हैं, और अगर ज्यादा हो जाए तब भी दिक्कत हो जाएगी। दोनों कंडीशन में दिक्कत होती है। हार्मोन एक ऐसी चीज है कि कमी से भी रोग, ज्यादा से भी रोग। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, अभी अभी आपने पढ़ा कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन अगर नहीं होगा तो टिटेनी हो जाएगा। तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होना बड़ा जरूरी है। रिलैक्सेशन अगर नहीं होगा तो टिटेनी हो जाएगा। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में कैसे हेल्प करते हैं देखिए, तो जैसे मान लीजिए कि ये एक्जान है, ये साइटान है, ये इसका डेंड्राइट्स है, और ये टीलोडेंड्रिया या एक्जान टर्मिनल कहते हैं इसको, एक्जान टर्मिनल कहते हैं। और दूसरा अगर कोई यहां पर दूसरा साइटान है और एक्जान है और इनके डेंड्राइट्स इस प्रकार से निकले हुए हैं, तो यहां से जो इंपल्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इनसे यहां पर ट्रांसफर होगी। ट्रांसफर तब होगी केमिकल के रूप में जब होती है, ट्रांसफर तब होगी जब इनके बीच में, इसे हम प्री सिनेप्टिक कहते हैं, प्री सिनेप्टिक, इसे हम पोस्ट सिनेप्टिक कहते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक। इनके बीच के इन दोनों को हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो जब कैल्शियम आयन यहां आता है, जब नर्व इंपल्स यहां जो है कि आती है, मान लीजिए कोई एक्शन पोटेंशियल हुआ, तो यानी कोई भी अगर मैसेज या इस प्रकार से आया, तो यहां से एक हार्मोन निकलेगा जिसका नाम है एसिटिल कोलिन, इसका नाम होगा एसिटिल कोलिन। और एसिटिल कोलिन के साथ कैल्शियम आयन जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? कैल्शियम आयन। तो यहां पर ब्रिज बन जाएगा। क्या बन जाएंगे? ब्रिज बन जाएंगे, और इनके न्यूरोट्रांसमीटर इधर चले आएंगे। तो जब ब्रिज बनेगा तभी जो है कि न्यूरोट्रांसमीटर इधर आएंगे, इंपल्स इधर आएगी, और ब्रिज नहीं बनेगा तो नहीं आएंगे। यानी ब्रिज को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो कैल्शियम आयन जिम्मेदार है। अब जब सूचना चली जाती है तो यह ब्रिज एसिटिल कोलिन स्टीरेज नामक एंजाइम के द्वारा टूट जाता है। इसलिए अब जो मैसेज इधर आ गया, जो सिग्नल इधर आ गया, वो वापस नहीं जा पाता। तो हम बस इतना जानते हैं कि यह नर्वस कोऑर्डिनेशन में किस प्रकार से हेल्प करता है, तो यह ब्रिज बनाने में हेल्प करता है। यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संदेश जो है कि चला जाता है। तो आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ गई होंगी। बने रहिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों से कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद।